Dear children, from today we are going to start here with the explanation of the second chapter from our book Flamingo, that is Lost Spring, Stories of a Stolen Childhood. So children, first of all we are going to see to the explanation of the title, and then we are going to have a little information about the introduction of the writer of this chapter. So children, first let me give you the explanation about the title. And the title of this story is Lost Spring, Stories of a Stolen Childhood. So children, you will have to see it step by step. See, stories of stolen childhood. So as you all know children very well, that childhood is supposed to be the most fascinating period of a child's life. कि जैसा कि आप जानते हैं कि चाइल्डहुड यानी कि बचपना जो है वो किसी भी बच्चे की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पीरियड होता है. तो अगर हम जो ये बचपना है, ये जो चाइल्डहुड है, अगर इसे हम स्प्रिंग के साथ में इक्वेट करें तो ऐसा करना गलत नहीं होगा, क्योंकि चाइल्डहुड इज द मोस्ट फैसिनेटिंग पीरियड ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ एंड स्प्रिंग इज द मोस्ट फैसिनेटिंग पीरियड ऑफ द ईयर. सो दैट इज हाउ दिस कंपैरिजन इज एप्ट, दैट चाइल्डहुड इज लाइक द स्प्रिंग ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ. कि जैसे मौसमों में बसंत होता है जो सबसे खुशनुमा मौसम होता है, जैसे जो कि सबसे खुशनुमा पीरियड होता है वर्ष का बसंत, तो उसी तरीके से जीवन का जो सबसे खुशनुमा पीरियड होता है वो चाइल्डहुड होता है. तो अब देखिए, अब अगर यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड मीन्स एक्सप्लॉइटेड चाइल्डहुड. स्टोलन का भी मतलब आपको यहाँ पे समझना है, स्टोलन का मतलब है एक्सप्लॉइटेड. तो अगर किसी का चाइल्डहुड जो है वो एक्सप्लॉइट हो जाए तो मतलब समझिए कि उसकी ज़िंदगी का बसंत उससे छिन गया. तो दैट इज़ हाउ हियर दिस पर्टिकुलर टाइटल हैज़ बीन प्रेजेंटेड, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. That here you are going to find certain stories where the childhood of the children have been exploited or lost, and that is how these children have lost the spring of their life. कि चूंकि उनके जीवन का बचपना उनसे छिन गया, तो अब इसको ऐसे ही समझिए कि जैसे उनके जीवन का बसंत, उनके जीवन की स्प्रिंग उनसे छिन गई. तो ये इस टाइटल का एक्सप्लेनेशन है, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. कि जब चाइल्डहुड स्टोलन हो गया, जब चाइल्डहुड छिन गया, तो समझो जीवन का बसंत छिन गया. एंड दैट इज हाउ इट बिकेम लॉस्ट स्प्रिंग, कि जैसे खोया हुआ स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत. तो मेरे ख्याल से आपको इस टाइटल का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा. नाउ वी आर गोइंग टू हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द राइटर ऑफ दिस चैप्टर. सो द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज अनीस जंग. Anees Jung was born in 1964 and she was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. So, this particular writer was born in 1964. 1964 में इनका जन्म हुआ, और इनका जन्म कहाँ हुआ? राउरकेला में. और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का अपना बचपन और एडोलेसेंस हैदराबाद में स्पेंड किया. एडोलेसेंस मीन्स कि हाँ 13 to 19, that is adolescence. So she spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. So her earlier education was there in the city of Hyderabad, and then ultimately she went to United States of America. कि शुरुआती शिक्षा उन्होंने हैदराबाद में ग्रहण की, और उसके बाद फिर वो कहाँ चली गई? वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चली गई. Her parents were both writers. So both of her parents, means mother and father both, they were writers. Anees Jung began her career as a writer in India. So Anees Jung also started her career as a writer in India, and she has been an editor and columnist for the major newspapers in India and abroad. That she has been working as a columnist. She was writing columns for so many newspapers in India and abroad. Columns क्या होते हैं कि न्यूज़पेपर में हर एक रिपोर्ट, हर एक न्यूज़ जो छपती है उसे हम कॉलम बोलते हैं. तो she has been working as a columnist in newspapers not only in India but also abroad. कि उन्होंने इंडिया और अब्रॉड के बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के लिए कॉलम्स लिखे. तो कॉलम्स आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है. कॉलम्स मतलब कि जो न्यूज़पेपर्स में जो न्यूज़ छपती है वो कॉलम कहलाती है, और कॉलम लिखने वाले कॉलमिस्ट कहलाते हैं. तो उन्होंने एक कॉलमिस्ट के तरीके से अपना करियर शुरू किया. शी हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स. So the following is an excerpt from her book titled Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. So this particular extract, this particular story that you are going to find here as chapter in your book has also been taken from one of her works, and the name of the work was Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. कि जिस बुक से ये चैप्टर लिया गया है उस बुक का भी नाम Lost Spring, Stories of Stolen Childhood ही था. तो इसी नाम की वो बुक थी जिसमें से ये चैप्टर निकाला गया. तो इस चैप्टर में आप दो स्टोरीज देखेंगे जहाँ पे आप देखेंगे कि बच्चों के जीवन कैसे एक्सप्लॉइट हो जाते हैं.
Here she analyzes the grinding poverty and the traditions which condemn these children to a life of exploitation. So in this chapter, or you can say through this chapter, you are going to analyze the situation, you are going to analyze the circumstances that ultimately lead to the exploitation of the life of द पुअर चिल्ड्रन, कि किस तरीके से गरीब बच्चों की ज़िंदगियां जो हैं वो उनका शोषण हो जाता है, किस तरीके से उनको जो है वो यहाँ वहाँ पढ़ाई लिखाई उनकी छुड़वा करके उनको काम करने पर मजबूर किया जाता है, और इस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी का बसंत खो देते हैं। उनका चाइल्डहुड जो है वो केवल मेहनत मजदूरी करते ही बीत जाता है और उनके हाथ में अंत में कुछ नहीं लगता। तो इस चीज़ को आप देखेंगे, आप उन सर्कमस्टांसेस को देखेंगे जिसका एक बहुत ब्यूटीफुल एनालिसिस यहाँ पे इस चैप्टर में प्रेजेंट किया गया है। दिस चैप्टर इज गोइंग टू प्रेजेंट यू अ वेरी ब्यूटीफुल एनालिसिस ऑफ द सर्कमस्टांसेस that ultimately compel the exploitation of these children. Okay, so dear children, now we are going to start here with the actual story. So children, this story has been divided into two parts. Rather you can say that in this chapter you are going to find two different stories, कि इस चैप्टर में आप दो डिफरेंट स्टोरीज पाएंगे। पहली स्टोरी जो है वो साहिब नाम के एक बच्चे के बारे में है और दूसरी स्टोरी मुकेश नाम के एक बच्चे के बारे में है। So the first story of this chapter has been titled as Sometimes I Find a Rupee in the Garbage. तो आपको जैसा मैंने बताया कि इस चैप्टर में आपको दो स्टोरीज मिलेंगी, तो जो इसकी फर्स्ट स्टोरी है उस फर्स्ट स्टोरी का टाइटल है Sometimes I Find a Rupee in the Garbage. गार्बेज का मतलब होता है कूड़े का ढेर, कि कभी कभार मुझे कूड़े के ढेर में 1 रुपये मिल जाते हैं। ये इस चैप्टर की फर्स्ट स्टोरी का टाइटल है। So now see. Now we are going to start here with the line by line explanation of this chapter. Why do we do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood. So as I have already told you that this particular story is going to deal with a child whose name is Sahib, कि ये स्टोरी जिस बच्चे के बारे में बताती है उसका नाम है साहेब और वो नैरेटर के पड़ोस में रहता है। तो एवरी मॉर्निंग व्हेन द नैरेटर गेट्स अप, द नैरेटर कम्स टू सी दैट साहिब हैज़ बीन सर्चिंग फॉर समथिंग इन द गार्बेज डंप, कि साहिब जो है वो एक रैग पिकर है, वो एक कूड़ा उठाने वाला लड़का है और वो जो है नैरेटर के नेबरहुड में जो गार्बेज डंप है वहाँ से कूड़ा बटोरता रहता है दिन भर। ये बात नैरेटर देखती है। तो एक दिन नैरेटर को कंट्रोल नहीं होता है और वो जा करके वो साहब से ये पूछना चाहती है कि साहब तुम ये काम क्यों करते हो, इस काम को छोड़ करके तुम कोई ढंग का काम क्यों नहीं करने लगते हो, तुम कुछ पढ़ने लिखने क्यों नहीं लगते हो। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क्ड साहब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood. So that is how the line begins. Why do you do this? So that was the question that the narrator had put up before साहिब। अब साहिब कौन है? मैंने आपको बताया कि साहिब वो लड़का है कि जो रैग पिकिंग का काम करता है, जो कूड़ा उठाने का काम करता है। तो नैरेटर ने उससे पूछा कि वाई डू यू डू दिस, कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम ये काम क्यों करते हो, तुम ये कूड़ा उठाने का काम क्यों करते हो। तो ये बात नैरेटर ने पूछी साहिब से, whom she encounters every morning, जिसको वो मिलती है हर मॉर्निंग स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड। स्क्राउंजिंग का मतलब होता है सर्चिंग फॉर गोल्ड, जिसको वो हर मॉर्निंग देखती है सर्चिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ हर नेबरहुड, कि अपने नेबरहुड के गार्बेज डंप में, अपने नेबरहुड के कूड़े के ढेर में वो साहब को कूड़ा उठाते हुए देखती है। तो स्क्राउंजिंग का मतलब होता है सर्चिंग और गोल्ड का मतलब कि एनीथिंग प्रीशियस, कि साहब जो है वो उठाता तो कूड़ा है लेकिन वो कूड़ा साहब के लिए सोने से कम नहीं है। और कहाँ से उठाता है? गार्बेज डंप। गार्बेज डंप का मतलब कि जो कूड़े का ढेर होता है वहाँ से वो कूड़ा उठाता है। तो नैरेटर उससे ये पूछना चाहती है कि तुम ये काम क्यों करते हो, इस काम को तुम बंद क्यों नहीं कर देते हो। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। सो साहिब इज नॉट अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज नॉट अ नेटिव ऑफ इंडिया, ही हैज कम हियर फ्रॉम बांग्लादेश। So Sahib came here long ago, set amid the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. That when Sahib had been migrated to India, he was just a child. कि साहिब जब ढाका से इंडिया आया था, ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है, तो जब साहिब ढाका से इंडिया आया था तो तब साहिब बहुत छोटा था, तो उसे अपने घर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आपको क्या बताया जा रहा है कि सेट इमेट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, कि ढाका बहुत ही ग्रीन फील्ड वाला इलाका है, चारों तरफ हरे मैदान हैं, नदियां हैं, तो इस तरीके से बहुत ही ग्रीनरी वाला इलाका है। तो वो साहिब का होमलैंड है ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल। और साहिब ने अपना घर छोड़ दिया जमानों पहले। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, कि आज के डेट में उसे अपने घर के बारे में कुछ भी याद नहीं।
अब क्यों घर छोड़ दिया? क्योंकि देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, कि वहाँ पे बहुत स्टॉर्म्स आते थे, बहुत तूफान आते थे। ब्रह्मपुत्र की वजह से भी, ब्रह्मपुत्र इज कॉल्ड एज द सोरो ऑफ बांग्लादेश, तो इस वजह से भी बहुत सारे तूफान आते थे, जिसकी वजह से उसके घर और खेत बह जाते थे। तो उसके परिवार ने यह निश्चय किया कि वो बांग्लादेश छोड़ करके इंडिया में बस जाएंगे। हिज मदर टेल्स हिम, तो जबकि ये घटना है जब वो लोग बांग्लादेश छोड़ करके इंडिया आए, तब साहिब था तो, मगर साहिब इतना छोटा था कि वो कुछ समझ नहीं सकता था। तो द एंटायर स्टोरी ऑफ द बैकग्राउंड साहिब कम्स टू लर्न फ्रॉम हिज मदर, कि साहिब को अपने पास्ट के बारे में पता चलता है अपनी माँ से। उसकी माँ ने उसे बताया कि हम लोग बांग्लादेश के रहने वाले हैं और हम लोग इस वजहों से इंडिया आए। और वजह क्या थी कि जो उनके फील्ड्स और उनके घर थे वो स्टॉर्म्स में बहा दिए जाते थे हर साल तूफानों में। तो that is why they left looking for gold in the big city where he now lives. So that is how he has come to a big city like Delhi, where he has been searching for gold, where he has been searching for something precious in the garbage dump, कि ये रोज कूड़ा बटोरते हैं और वो कूड़ा ही इनके लिए गोल्ड है। यहाँ पे गोल्ड का मतलब कोई सोने से नहीं है, गोल्ड का मतलब कि कोई भी चीज़ जो जिंदगी के लिए मूल्यवान हो। तो ये इतने गरीब हैं कि इनके लिए कूड़ा भी सोने जितना मूल्यवान है, ऐसा आपको बताया गया। तो इन दिस वे साहिब हैज लेफ्ट ढाका एंड ही हैज कम टू इंडिया एंड नाउ ही एंड हिज फैमिली हैव बीन scrounging, have been searching for gold in the garbage dumps of Delhi, कि दिल्ली के कूड़ा के ढेरों में, दिल्ली के कूड़े के ढेरों में वो अपनी रोजी रोटी तलाश करते हैं इस रैक पिकिंग के फॉर्म में। Okay, so children, as you have seen up to now that the narrator had been interrogating साहिब, कि narrator साहिब से कुछ questions पूछ रही थी और ये जानने की कोशिश कर रही थी कि वो अभी छोटा बच्चा है, वो अपनी लाइफ को इस तरीके से क्यों स्पॉइल कर रहा है, वो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके क्यों इस तरीके से कूड़े के ढेर में अपनी ज़िंदगी को खोज रहा है। उसे ऐसा बंद कर देना चाहिए और कुछ और काम करना चाहिए। तो आपने देखा कि नैरेटर ने उससे पूछा था कि वाई डू यू डू दिस, और फिर उसने वो बहुत सारी बातें अपने बारे में बताई थी। हाँ, सुनो सी, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, सो फर्दर ही सेज आई हैव नथिंग एल्स टू डू, सो फर्दर साहिब सेज दैट ही हैजंट गॉट एनीथिंग बेटर टू डू, दैट ही हैजंट बीन प्रोवाइडेड विद एनी बेटर ऑप्शन ऑफ लाइफ, कि उसके पास कुछ और इससे बेहतर करने के लिए नहीं है। एंड दैट इज़ वाई ही हैज़ बीन वर्किंग एज अ रैक पिकर, कि चूँकि उसके पास कुछ इससे बेहतर करने के लिए है ही नहीं, इसलिए वो एक रैक पिकर की तरीके से, एक कूड़ा उठाने वाले की तरीके से काम कर रहा है। मेरे ख्याल से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। He mutters, looking away. So he mutters. Mutters means he speaks in a low voice and he looks away. Why does he look away? Because he knows that he is not doing any dignified work. उसे पता है कि वो कोई इज्जतदार व्यक्ति का काम नहीं कर रहा है, और इसी वजह से उसे इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो नैरेटर की आंखों में आंखें डाल करके उससे बात कर सके। एंड दैट इज वाई ही हैज स्टार्टेड लुकिंग अवे। दिस शोज दैट ही इज समवेयर लैकिंग इन कॉन्फिडेंस, कि कहीं ना कहीं उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है और वो इधर उधर देख करके नैरेटर से बात कर रहा है, नैरेटर की आंखों में वो नहीं झांक पा रहा है। और वो कहता क्या है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, कि मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं है, इसलिए मैं यही काम कर रहा हूँ। Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. So further the narrator advised Sahib that he must go to school. The narrator advised Sahib, go to school. She said to him, go to school. But just immediately she realized how hollow her advice must sound. Very immediately she had been able to realize that her advice is really quite hollow, quite meaningless. कि उसने साहिब से ये कहा तो कि साहिब तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, पर तुरंत उसे ये समझ में आ गया कि उसके स्कूल जाने की एडवाइस का कोई मतलब नहीं है साहिब की ज़िंदगी में। उसे तुरंत समझ में आ गया कि साहिब जैसे लड़के के लिए उसकी एडवाइस कितनी हॉलो है, क्योंकि जो अपने 2 जून का खाना नहीं खा पा रहा है वो स्कूल क्या खा जाएगा। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, आई से ग्लिबली, ग्लिबली मीन्स कैजुअली, द नैरेटर एडवाइज्ड हिम कैजुअली दैट ही शुड बी गोइंग टू स्कूल, बट देन इमीडिएटली शी रियलाइज दैट दिस एडवाइस मस्ट बी वेरी हॉलो। तुरंत उसे समझ में आ गया कि ये एडवाइस तो बड़ी ही हॉलो है, बड़ी ही खोखली, बड़ी ही मीनिंगलेस है। तो हॉलो का मतलब यहाँ पे मीनिंगलेस से है कि ये एडवाइस बड़ी ही मीनिंगलेस एडवाइस है और इसका कोई मतलब नहीं है। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। So further Sahib said that there is no school in his neighborhood. Sahib said that there is no school in his neighborhood and that is why he is not able to attend the school. तो साहिब ने यहाँ पे ये नहीं कहा कि वो इतना मजबूर है कि वो स्कूल नहीं जा सकता। उसने कहा कि मेरे घर के पास में कोई स्कूल है ही नहीं, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। When they build one, I will go. That when a school has been constructed, definitely I will go. If I start a school, will you come? I asked half joking. So just jokingly, the narrator asked him,
इफ़ शी स्टार्ट्स अ स्कूल वेदर साहेब वुड टेक एडमिशन, कि अगर मैं स्कूल खोल दूँ तो क्या तुम एडमिशन ले लोगे? ये बात मजाक में नैरेटर ने साहेब से पूछी. Yes, he says, smiling broadly. So there was a smile on his face, and he said, yes, definitely he would join. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? तो कुछ ही दिन के बाद नैरेटर ने देखा कि साहब दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसने पूछा कि क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? He wanted to know whether the narrator's school was ready. So this is what you have been told up to here, children. I hope you would have been able to understand each and every line very well.